आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस में हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है, उसका अर्थ को हम समझेंगे। डाल्टन के अनुसार एक प्रत्यक्ष कर वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिस पर वह वैधानिक रूप से लगाया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है लेकिन उसे पूर्णतः या आंशिक रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा चुकाया जाता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर वह है जिसे विवितरित किया जा सकता है, मगर प्रत्यक्ष कर जिसे विवितरित नहीं किया जा सकता है। मतलब यहाँ डाल्टन क्या बोलना चाह रहा है अपने इसके द्वारा, डायरेक्ट टैक्स जो है, प्रत्यक्ष कर जो है वो व्यक्ति को ऊपर लगता है, मतलब पर्सनल इनकम को ऊपर लगता है और वह टाला नहीं जा सकता। मगर अप्रत्यक्ष कर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, मगर उसे दूसरे व्यक्ति उसका भार उठाते हैं या चुकाते हैं। मतलब उसे विवितरित कर दिया जाता है अप्रत्यक्ष कर में, मतलब दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ समझ में आ गया। तो आगे देखेंगे, यदि किसी कर का कर घात और कर पात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो वह प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। जिस कर का कर घात और कर पात भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर कहा जाएगा। तो भारतीय संदर्भ में आयकर, संपादक कर, संपत्ति कर तथा उपहार कर इत्यादि को प्रत्यक्ष करों में रखा गया है। ठीक है, और तथा आयात निर्यात शुल्क, उत्पादन कर, बिक्री कर और चुंगी कर इत्यादि को आयात करों में रखा गया है। बस यहीं तक है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है स्पष्ट रूप से। आइए हम आगे देखते हैं प्रत्यक्ष करों के गुण, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या लाभ मिलता है हमें डायरेक्ट टैक्स से, प्रत्यक्ष कर से। पहला है न्यायशीलता एवं कर योग्यता का सिद्धांत अनुकूल। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि यह कर जो है आय और संपत्ति पर आधारित होता है, तो इसे कर योग्यता के सिद्धांत को यह पूर्ति करते हैं, जिससे कर के दर को प्रगतिशील बनाकर अमीरों से तुलनात्मक रूप में अधिक कर ले सकते हैं। उसे ये जिसके कारण न्यायशीलता के सिद्धांत की पूर्ति हो जाती है, पहला वाला। दूसरा पॉइंट देखेंगे उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। यह कर उत्पादक का गुण होता है क्योंकि देश में आय और संपत्ति में वृद्धि होने के साथ ही इन करों से प्राप्त आय में भी वृद्धि हो जाती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इस कर के द्वारा अपना रेवेन्यू कमा लेता है और वह कम लोगों पर कर लगाता है। ठीक है, तीसरा है निश्चिंतता। इन करों में करदाताओं के लिए यह निश्चित होता है कि उन्हें कब, किस प्रकार और किस दर से कर देना है। इस प्रकार सरकार भी निश्चित रहती है कि उसे करों से कितनी आय प्राप्त होने वाली है। ठीक है, लोच। करों में
लोच पाया जाता है, जिसके कारण कर के दरों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। और जब यह परिवर्तन उस समय करते हैं जब मुद्रा प्रसार और मुद्रा सूचांक हमारे अर्थव्यवस्था में कार्य करती है। उसे रोकने में ये लाभदायक होता है। ठीक है। इकोनॉमी, इन करों में सरकार और करदाता के मध्य प्रत्येक संबंध रहने से कर संग्रह में एक इकोनॉमी रहती है, यूनिफॉर्मिटी रहती है, जिसके कारण कर देश की संपूर्ण जनसंख्या की तुलना में थोड़े से व्यक्तियों से वसूल किया जाता है और ये कर राशि को एकत्रित करने में आसानी होती है और उनको वसूल करने की लागत भी कम आती है। ठीक है। सामाजिक जागरूकता एवं शैक्षिक मूल्य, इन करों में करदाता को कर देने का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जिससे उनके मन में सामाजिक जागरूकता बढ़ती है और वह इस बात में रुचि लेता है कि सरकार का कर प्राप्त की राशि का प्रयोग किस प्रकार करती है। ठीक है। यहां तक प्रत्यक्ष कर की गुणवत्ता के बारे में। अभी हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़े, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के डीमेरिट्स को पढ़ेंगे, दोष को पढ़ेंगे। पहला है उसमें असुविधाजनक। इसमें बोला जा रहा है कि करदाताओं को कर देने में असुविधा होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि करदाताओं को अपने आय और संपत्ति का पूरा हिसाब देना पड़ता है, कर अधिकारियों को निरीक्षण करना होता है तथा कर निर्धारित के लिए कर अधिकारियों तक जाना पड़ता है। मतलब हम लोग को वहां जाना पड़ता है। आय कर, धन कर इत्यादि में अनेक बार कर अधिकार करदाताओं से अनेक निजी बातों पे पूछताछ करते हैं। मतलब आय कर, धन कर को लेकर निजी बात को निजी पूछताछ करते हैं, जिससे परेशानी होती है। लोगों को आय थोड़े थोड़े मात्रा में होते हैं, जबकि कर का भुगतान एक मुश्त बड़ी रकम के रूप में देना पड़ता है। ठीक है। ये पहला पॉइंट बोल रहा है। फिर कर की चोरी। प्रत्यक्ष करों में करदाता आय और संपत्ति के झूठे विवरण दिखाकर करों की चोरी कर सकते हैं। यदि कर की दर प्रगतिशील होती है तो करों की चोरी को और प्रोत्साहन मिलता है। इसके लिए प्रत्यक्ष कर ईमानदारी पर कर होते हैं। यह भी स्पष्ट है कि करों में चोरी से देश में भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। मतलब कर की चोरी होती है। इसमें करों की मनमानी, इसमें कर निर्धारित करने में करों में दरों का निर्धारित करने में मनमानी करते हैं। करों को करदाता योग्यता के आधार पर लगाया जाता है, लेकिन कर की दरें राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। जैसे कि पूंजीवाद सरकार करों को सीमांत दर तुलनात्मक रूप से कम रखती है, जबकि एक समाजवादी सरकार करों की सीमांत दर तुलनात्मक रूप से अधिक रखती है। ठीक है। यही बोला जा रहा है कि जब पूंजीवाद रहेगा तो वो कम रखती है सीमांत दर को, और जब समाजवाद रखती है तो वो सीमांत दर को अधिक रखती है। ठीक है। जिसके कारण दिक्कत आती है। चौथा है करों में अधिक घनिष्ठात्मक शक्ति। प्रत्यक्ष कर में घनिष्ठात्मक शक्ति होती है, जिसके कारण करदाताओं को इन करों को देने में कष्ट
और त्याग का अनुभव होता है। ठीक है। उसके बाद सभी वर्गों का योगदान ना रहना। प्रत्यक्ष करों से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं और सुविधाओं के लिए देश के सभी वर्ग का योगदान प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि एक निश्चित सीमा से अधिक आय या संपत्ति पर ही लगाया जाता है। ठीक है। मतलब ज्यादातर देखेंगे तो कोई व्यक्ति के ऊपर अगर लगाते भी, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स व्यक्ति के ऊपर है, तो किसी का पर्सनल इनकम और आय के ऊपर लगता है, संपत्ति के ऊपर लगता है। ठीक है। और छठा है बेलोच और अमितव्ययी। इसमें कहा जाता है प्रत्यक्ष कर लोचपूर्ण और मितव्ययिता होती है, लेकिन व्यवहार में ऐसी नहीं हो पाता। इन करों में लोच का अभाव रहता है, क्योंकि इनके दरों में वृद्धि से लोगों में असंतोष पनपता है। अतः सरकार सुविधाओं के साथ करों में वृद्धि नहीं कर पाती, जिसके कारण मितव्ययिता का प्रश्न होता है, संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कर प्रणाली जटिल होने और करदाताओं के द्वारा हेरा फेरी पर नियंत्रण की दृष्टि से प्रशासनिक व्ययों में वृद्धि होने से अपव्ययता बढ़ जाती है। बेलोच के कारण क्या होता, प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है ना। तो जिसके कारण हर एक सुचारू रूप से ठीक से कुछ ढंग से नहीं हो पाता और प्रशासनिक व्यय में वृद्धि हो जाता है और नियंत्रण नहीं करने पाती है प्रशासन। ठीक है। यहां तक है प्रत्यक्ष कर के दोष। यहां हम आगे देखेंगे अप्रत्यक्ष कर, मेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पहला है सुविधाजनक। यह कर वस्तुओं पे यथार्थ समय में थोड़ी थोड़ी मात्रा में करदाताओं को चुकाना पड़ता है। मतलब इसमें सुविधाजनक में यह हो जाता है कि अप्रत्यक्ष कर में किसी वस्तु पर, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर किसी वस्तु पर होती है, तो हमें उस कर को, करदाता को थोड़ा थोड़ा कर चुकाना पड़ता है, जो बहुत सुविधा होती है। ठीक है। फिर दूसरा है न्यायशीलता का संभव। निर्धन वर्ग द्वारा प्रयोग होने वाले आवश्यक वस्तु पर कम दर लगाया जाता है। धनी वर्ग द्वारा प्रयोग होने वाली विलासत की वस्तुओं पर अधिक दर लगाया जाता है, जो एक न्यायशील करों का न्यायशीलता का पालन करती है। ठीक है। तीसरा है अधिक लोच। अप्रत्यक्ष करों में प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक लोच रहती है, इसलिए क्योंकि वस्तु पर लगाए जाने वाले करों में पर्याप्त लोच रहती है। मतलब लोच इसलिए रहती है क्योंकि उसका जो कीमत है कभी बढ़ता है घटता है, कीमत बढ़ता है घटता है, तो उसे निर्धारित करना। ठीक है। फिर चौथा है हानिकारक वस्तुओं में ऊंची दर। हानिकारक वस्तुओं के प्रयोग पर रोक। अप्रत्यक्ष कर द्वारा अनेक हानिकारक पदार्थ वस्तुओं पर ऊंचा दर से कर लगाकर उनको नियंत्रण करती है, क्योंकि देखा जाए तो हानिकारक वस्तु का सेवन बहुत जन करता है, जिसके कारण उसका कर का दर ऊंचा रहता है, ताकि लोग उस पदार्थ को या वस्तु को ना खरीद पाए। ठीक है। समाज के सभी वर्गों पर कर। अप्रत्यक्ष करों से समाज में सभी वर्गों से कुछ न कुछ कर की प्राप्ति होते रहती है। इस प्रकार करों का
आधार प्रत्यक्ष करों की तुलना में विस्तृत होता है। मतलब यहाँ बोला जा रहा है समाज के सभी वर्गों पर यह कर मतलब सभी वर्ग के लोग इसमें कर देते हैं, चाहे धनी हो या गरीब हो, सबको कर जो वह वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उसका कर देना ही पड़ता है। ठीक है, उससे बच नहीं सकते। चलो यहाँ तक है अप्रत्यक्ष कर का गुण। देखते हैं अप्रत्यक्ष कर का दोष, डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें पहला है निर्धनों पर अधिक भार। देखा जाएगा तो करों को सामान्य उपभोग की वस्तु पर लगाया जाता है तो धनी व्यक्तियों की तुलना में निर्धन पर कर का वास्तविक भार अधिक पड़ता है ना। कोई भी सामान्य उपभोग की वस्तु में ज्यादा हम कर लगाएंगे तो निर्धन व्यक्तियों पर बोझ ज्यादा पड़ेगा, जिसके कारण उसे प्रतिगामी कर कहा जाता है, जो न्याय संगति नहीं होती है। ठीक है, पहला वाला का पॉइंट ये है दोष। फिर दूसरा दोष देखते हैं हम अनिश्चितता। इन करों से प्राप्त आय के बारे में अधिक अनिश्चितता रहती है, क्योंकि करों के परिवर्तन से वस्तु की मांग और पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पहले से सही अनुमान हम नहीं लगा सकते और कर की राशि के बारे में भी अनिश्चितता रहती है। मतलब अनिश्चितता किसके रूप में रहती है? मांग और पूर्ति का वस्तु में उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, मांग और पूर्ति के द्वारा। उसके बाद क्या बोलता है कि हम पहले से उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो कभी भी उतार चढ़ाव होते रहता है ना। और इसके राशि जो कर की राशि मिलती भी है तो वो अनिश्चित रूप से रहती है, ये बोला जा रहा है। अब हम चौथा देखेंगे मंदी काल में हानिप्रद। जब मंदी होती है अप्रत्यक्ष कर उत्पादक नहीं हो सकता है, क्योंकि मंदी के समय में लोगों की कार्य शक्ति कम हो जाती है और वे अपने आय से आवश्यक वस्तु तक नहीं खरीद पाते। ऐसी स्थिति में अप्रत्यक्ष करों का कोई महत्व नहीं रह जाता, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा दोष है उसका। फिर मुद्रास्फीति। अप्रत्यक्ष करों से वस्तुओं को मूल्यों में वृद्धि होती है, जिसके कारण मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को जन्म मिलता है ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है, सामान्य लोग और निर्धन लोग को ऊपर भारी बोझ पड़ता है। मतलब एक क्या बोलते हैं, न्यायशीलता नहीं रहती है, मतलब अन्यायशीलता रहती है। यही तक है अप्रत्यक्ष कर का दोष।